हेलो बच्चों, आज मेरा सांद्रता के पद में पांचवा पद हम लोग पढ़ेंगे, जो कि नॉर्मलता के रूप में जाना जाता है। नॉर्मलता भी एक तरह का विलयन की सांद्रता को बताता है, और जो नॉर्मलता सांद्रता होती है वो मोलरता से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मोलरता की जब हम बात किए थे तो उसमें बताया गया था कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। जब नॉर्मलता की बात करेंगे तो नॉर्मलता में मोलों की संख्या को हटा करके हम तुल्यांकों की संख्या को अगर रख देंगे तो हमारा मोलरता से नॉर्मलता हो जाएगा। तो अगर इसकी परिभाषा देनी है तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। बहुत ही सरल डेफिनेशन है। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। विलेय के तुल्यांकों की संख्या क्या होगी? 1 लीटर विलयन तो आप लोग जानते हैं, वो विलयन का जो भी आयतन हम लोग रखेंगे यहाँ पे वो लीटर में ही रहेगा। विलेय के तुल्यांकों की संख्या का मतलब है W/E, अर्थात विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है जो विलेय है उसका भार और जो उसमें उसका तुल्यांकी भार होगा उसका अनुपात। अर्थात इसको लिख सकते हैं, विलेय के तुल्यांकों की संख्या को लिख सकते हैं विलेय का ग्राम में भार बटे तुल्यांक भार। ये इतना पोर्शन जो है वो विलेय के तुल्यांकों की संख्या को बताता है, और विलयन का आयतन ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से हम नॉर्मलता का फार्मूला बना सकते हैं। नॉर्मलता का फार्मूला जो है वो होगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो विलेय का ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन। इसको अगर इंडिकेट करना चाहते हैं संकेत के रूप में तो n बराबर लिख सकते हैं W/E इंटू V। W क्या है? विलेय का ग्राम में भार। E क्या है? जो विलेय का तुल्यांकी भार होगा। तुल्यांकी भार क्या है? तुल्यांकी भार का मतलब होता है अणुभार बटे उसकी संयोजकता जो हो। जैसे अगर H2SO4 का तुल्यांकी भार हमको पता करना है तो H2SO4 का पहले अणुभार लिखेंगे, उसके बाद उसकी संयोजकता का मतलब उसमें आयन जो है वो कितना चार्ज रखता है। 2 रखता है तो उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, 1 रखता है तो उसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं, E को लिख सकते हैं, E का मतलब है अणुभार बटे संयोजकता। तो यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहे हैं E इक्वल टू अणुभार को अगर कैपिटल M डैश से रिप्रेजेंट करें और संयोजकता को अगर स्मॉल l से रिप्रेजेंट करें तो हो जाएगा E इक्वल टू M डैश बटे N। ठीक है, ये है संयोजकता की संख्या। कितनी संयोजकता की संख्या है ये कौन बताएगा? M बताएगा। तो इस फार्मूले से हम लोग नॉर्मलता, किसी विलयन की नॉर्मलता हम लोग निकाल सकते हैं। तो 5वां नॉर्मलता था। अब एक और बचा हुआ है मोल प्रभाज। तो 6वां हमारा जो सांद्रता का पद है वो मोल प्रभाज है। मोल प्रभाज को मोल अंश भी बोलते हैं। तो मोल अंश क्या है? जैसे कोई भी विलयन बनता है तो 2 घटकों से ही बनता है या 2 पदार्थों से बनता है, जो विलेय और विलायक होता है। तो जो घटक हैं, जो विलेय और विलायक हैं, उसमें जो मोलों की संख्या है उसके आधार पे हम लोग मोल अंश के बारे में उसकी जानकारी ले सकते हैं या मोल अंश उसका निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है और वो सूत्र है 1 घटक का मोल प्रभाव बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। जैसे जो भी विलेय और विलायक है, अगर दोनों का हमें मोलों की संख्या अगर प्राप्त हो तो जिसका निकालना है मोल प्रभाव उसके मोलों की संख्या ऊपर और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या नीचे रख देंगे और दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हमारा 1 घटक का मोल प्रभाव निकल जाएगा। इसी तरह दूसरे घटक का अगर निकालना है तो दूसरे घटक के मोलों की संख्या को ऊपर रखना है और
विलयन में कुल उपस्थित मोलों की संख्या को नीचे रखना है, कैलकुलेट कर लेना है, आपका मोल प्रभार निकल जाएगा। परिभाषित अगर करना है तो कैसे करेंगे? एक विलयन में वो किसी विशेष घटक का मोल प्रभार, किसी विशेष का मतलब ये है कि दो घटक होंगे उसमें, विलय और विलायक, तो किसी भी एक विशेष घटक का मोल प्रभार अगर निकालना है तो उस घटक के मोलों की संख्या ऊपर रखनी है, ऊपर, तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की कुल मोलों की संख्या, मतलब नीचे जो रखना है वो विलय और विलायक दोनों को जोड़ करके रखना है। तो घटकों की कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है, दोनों में अनुपात है उसके बराबर होती है। तो इस तरीके से मोल प्रभार हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोल प्रभार बहुत ही आसान है। अगर सरल भाषा में कहें तो ये एक तरीका और है इसको समझाने का। जैसे आप बाजार में जाते हैं और अगर सेब और संतरा खरीदते हैं, अगर मार्केट में 10 सेब खरीदते हैं और संतरे को 30 खरीदते हैं, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। सेब आपने खरीदा 10, संतरा आपने खरीदा 30, दोनों को मिला देंगे तो फलों की कुल संख्या हो जाएगी 40। अब अगर पूछा जाए इस फल में कुल किस अनुपात में सेब है, अगर यही पूछा जाए कि फलों में कुल कितने अनुपात में सेब है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे 1/4, 1/4 भाग जो है वो क्या है? हमारे पास सेब है, और 3/4 क्या बोलेंगे? संतरा। ठीक है, और दोनों का योग, अगर मोल प्रभार को अगर दोनों का योग कर दें, इन दोनों के मोल अंश को अगर हम एक कर दें, जोड़ दें, तो हमेशा उसका एक आंसर आएगा। ठीक है, इसका मोल अंश, सेब का मोल अंश अगर निकालें 1/4 और संतरे का निकालें 3/4, दोनों को आप जोड़ेंगे तो देखेंगे 4/4 बराबर 1। तो दोनों का मोल अंश, दो घटक जो है, पहले घटक का मोल अंश निकालेंगे, दूसरे घटक का मोल अंश निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमेशा आंसर 1 आएगा। एक खास बात है इस मोल अंश की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सांद्रता के पद में ये 6 प्रकार के सांद्रता के पद थे जो कि इसका वर्णन किया गया है, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, मोल अंश। ठीक है, तो सांद्रता के जो पद ये समाप्त हुआ, और नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो दूसरे टॉपिक पे बनेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।